नाज़रीन, इंटरनेट हमारी ज़िंदगियों का वो हिस्सा बन चुका है जिसके बगैर हमारा गुजारा एक पल भी मुमकिन नहीं है। हम हर वक्त आज़ादाना इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर किसी से राब्ता करना हो या फिर किसी की तस्वीर लाइक करनी हो। अगर यूं कहा जाए कि दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी और इर्तिका इंटरनेट की मरहून मिन्नत है तो गलत नहीं होगा। अरबों डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन या फिर वर्चुअल वर्ल्ड सब इंटरनेट के शाहकार हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इंटरनेट मौजूदा शक्ल में कैसे हम तक पहुंचा, और कौन सा शख्स था जिसने इंटरनेट की बुनियाद रखी और इसको ईजाद किया? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि रूस और अमेरिका के दरमियान एक सर्द जंग का आगाज़ 1950 की दहाई में हो चुका था और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टेक्नोलॉजी और जंगी मैदान में मुकाबला जारी था। 4 अक्टूबर 1957 को रूस ने खला में पहला रॉकेट स्पुतनिक 1 भेज दिया और इस मौके पर अमेरिका को बहुत हज़ीमत महसूस हुई और अमेरिकी हुकूमत ने प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ एडवांस रिसर्च नामी इदारे की बुनियाद रखी, जिसका मकसद न सिर्फ दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी को पेशरफ्त पर नज़र रखना था बल्कि अमेरिका को भी टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे ले जाना था। लेकिन इसके लिए ये भी ज़रूरी था कि इदारे और यूनिवर्सिटी एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहें। JCR लिकलाइडर नामी शख्स ने मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का नज़रिया पेश किया, जिसमें 3 तालीमी इदारे यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेंटा मोनिका यूनिवर्सिटी और MIT को आपस में जोड़ा गया। लेकिन इस नेटवर्क में ये मसला दरपेश था कि जब 2 इदारे आपस में बात करते तो तीसरे से बात करने के लिए दोनों को आपस में कनेक्ट होना पड़ता था। इसके साथ साथ डाटा ट्रांसफ़र के दौरान अगर राब्ता मुनक़ता हो जाए तो फिर तमाम अमल नए सिरे से किया जाता। लिहाजा इस बात का हल ये निकाला गया कि डाटा का ट्रांसफ़र पैकेट की सूरत में किया जाएगा। नाज़रीन, अमरीकी इदारे अपैरेंट ने इन तमाम नज़रियात को लेकर 1969 में 4 इदारों यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सेंटा मोनिका यूनिवर्सिटी और लॉस एंजलिस स्टैफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा को आपस में जोड़ा। साइंसदानों ने टेलीफोन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से बात की और साथ साथ जो बात बोलते वो टाइप भी करते जाते और वो फ़ोन पर कंफर्म करते कि आया वो लफ्ज़ दूसरे को नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ 3 अल्फाज टाइप करने के बाद ये नेटवर्क बैठ गया। इस नेटवर्क पर काम जारी रहा और 1972 में अपैरेंट से मुंसलिक कंप्यूटर्स की तादाद 23 हो चुकी थी और साथ ही ईमेल का नज़रिया भी सामने आ चुका था, जिसमें @ का साइन शामिल कर लिया जाता था। डाटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इंटरनेट पर सबसे मशहूर प्रोटोकॉल TCP या फिर IP हैं, जिसके डाटा मुंतकिल करते हैं। विंडसर्फ और बॉब काहान को बाबा इंटरनेट भी कहा जाता है। कंप्यूटर के दरमियान डाटा ट्रांसफ़र का मसला TCP या फिर IP की इजाद और इसे बेहतर बनाकर हल किया। फिर वो दिन भी आया जब 1 जनवरी 1983 को TCP और IP को अपैरेंट के डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बना दिया गया। 1983 में पॉल मोकेपेट्रिस ने डोमेन का मसला हल करते हुए DNS का नज़रिया मुतारिफ करवाया, यानी किसी वेबसाइट को IP एड्रेस से याद रखा जाए की बजाय इसे बाकायदा नाम दिया जाए। फिर 1993 में एक यूरोपीय साइंसदान टिम बर्नर्स-ली ने www का नज़रिया पेश किया और फिर 1993 में मार्क एंडरसन ने इंटरनेट की तारीख का पहला ब्राउज़र मोज़ेक के नाम से बनाया। आपको ये बात जानकर भी बहुत दिलचस्पी होगी कि symbolic.com नामी वेबसाइट वो पहली वेबसाइट है जो 15 मार्च 1985 को रजिस्टर करवाई गई। तो इंटरनेट इस वक्त हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है और अगर इंटरनेट को बंद कर दिया जाए तो यूँ महसूस होता है कि ज़िंदगी मफलूज सी हो गई है। अगर इंटरनेट बंद किया जाए तो पूरी दुनिया आपसे राब्ते से मुनक़ता हो जाती है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आम सारिफीन की बात की जाए तो उनके लिए इंटरनेट सन 1993 के आसपास मुतारिफ हुआ। इस वक्त ये अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्याती प्रोग्राम UNDP के फंड्स के एक प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्किंग प्रोग्राम कहा जा रहा था। अक्सर लोगों को ये लगता है कि ये इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां हैं, इसको कंट्रोल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
اگر ایسا کمپنی آپ کو انٹرنیٹ کی سروس دینا بند کر دے گی تو دوسری کمپنی آپ کو سروس فراہم کر دے گی۔ انٹرنیٹ مکمل طور پر ہر کسی ایک کمپنی کی ملکیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انفرادی طور پر اس کا مالک ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت ان کو کنٹرول کرتی ہے یا جس میں انٹرنیٹ چل رہا ہے یہ وہ بھی سچ نہیں جانتے ہیں کہ حکومت زیادہ سے زیادہ انٹرنیٹ کو محدود کر سکتی ہے یا پابندی ویب سائٹ عائد کر سکتی ہے، لیکن پوری طرح سے انٹرنیٹ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ناظرین، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تو یہ کام کیسے کر رہا ہے اور اس سے کام کیسے لیا جا رہا ہے؟ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے آپ نے www.google.com کو ضرور دیکھا ہوگا۔ اس کو URL کہا جاتا ہے اور اس میں گوگل ڈومین اور .com ٹائپ لیول ڈومین ہے۔ اگر آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ڈومین کا نام خریدنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی ویب سائٹس بھی ہیں جو ڈومین فروخت کرتی ہیں۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ان ویب سائٹس کے پاس ایسا کون سا کنٹرول ہے کہ وہ ڈومین فروخت کرتی ہیں، اور ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ ان ویب سائٹس کو ایک رپورٹس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کارپوریشن کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ویب سائٹ کا نام فروخت کرے یا اپنی ویب سائٹ کا اختیار کسی اور کو دے۔ نہیں، یہ بھی انٹرنیٹ کا کنٹرول نہیں کرتی۔ انٹرنیٹ ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ انٹرنیٹ جب بھی ڈیوائس پر استعمال ہوتا ہے تو اس ڈیوائس کو انٹرنیٹ اس سروس کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے اور دنیا کے تمام سرور تاروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ سرورز کو آپس میں جوڑنے کے لیے دنیا بھر کے سائنسدانوں نے پاکستان کے نیچے سمندروں میں پانی سے نیچے تار بچھائی جو پوری دنیا میں آپس میں انٹرنیٹ کے ذریعے جڑتی رہی۔ جب انٹرنیٹ مہیا کرنے والی کمپنی ISPs کے ذریعے انٹرنیٹ بند یا محدود کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ بھی VPN کا استعمال ہو سکتا ہے۔ حکومت کی جانب سے بند کیے جانے والے ڈیٹا تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کے ثابت کرنے پر یہ ISPs کے پاس بھی طاقت ہے لیکن مکمل طور پر اختیار نہیں۔ آسان الفاظ میں سب کا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کام ہی اس وقت کرتا ہے جب اس کو کوئی بھی کنٹرول نہ کرے، اور انٹرنیٹ کا حصہ تو تب بن سکتے ہیں لیکن اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔